हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लौकुश मिश्रा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 लेक्चर पढ़ाया हूं तो पहचान गए होंगे, जान गए होंगे। पुराने स्टूडेंट्स हमारे जानते भी हैं। गुड इवनिंग, रणवीर तिवारी हैं, ठीक है, और बहुत सारे पलक पटेल हैं, शिवांग सिंह हैं, आ गए हैं आप लोग। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। 2 लेक्चर आपको पढ़ाया हूँ मैं, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देते हैं कि माई सेल्फ लौकुश मिश्रा, ठीक है। मैं 15+ ईयर्स हो गए हमें पढ़ाते हुए, ठीक है। आप लोगों को क्लास 10th के सोशल साइंस में जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपके बुक का नाम है और सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है। तो उसका पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा था, 2 लेक्चर पढ़ाया था। चैप्टर का नाम क्या है? पावर शेयरिंग है। क्या नाम है चैप्टर का नाम? पावर शेयरिंग है, ठीक है। क्लास 10th का आज आपको पावर शेयरिंग का तीसरा चैप्टर का नाम, ये तो आपके बुक का नाम है ना, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 बताएं। फर्स्ट 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का आज हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर 3 में बताने से पहले, ठीक है, लेक्चर 3 बताने से पहले हमें लग रहा है कि आपको यह बताना जरूरी हो जाएगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, पढ़ा तो चुके ही हैं, कि अब तक इसमें पावर शेयरिंग में पढ़ा क्या है ना। हिंदी में क्या कहते हैं पावर शेयरिंग को? सत्ता की साझेदारी। क्या कहते हैं? सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी अगर कहीं पे हो रही है, पावर शेयरिंग अगर हो रहा है तो वहाँ पे सब कुछ ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो तमाम तरह के मुश्किलें वहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको बताया 2, एक बेल्जियम का, एक श्रीलंका का, ठीक है। क्या बताया? एक बेल्जियम का एग्जाम्पल, एक श्रीलंका का एग्जाम्पल। बेल्जियम का एग्जाम्पल में हमने देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग किया, ठीक है, पावर शेयरिंग किया, जिससे वहाँ पे किसी भी प्रकार का सिविल वार या किसी भी प्रकार का सिविक स्ट्रफ जो है नहीं हुआ, नागरिक संघर्ष या गृह युद्ध की स्थिति वहाँ पे नहीं आई। दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल जब हम देखते हैं श्रीलंका का, तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया? पावर शेयरिंग नहीं किया, ठीक है। पावर शेयरिंग नहीं किया तो हुआ क्या? आप LTT पढ़ाए, देखा, सेकंड लेक्चर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप थर्ड लेक्चर को पढ़ने से पहले आप सेकेंड लेक्चर जरूर से पढ़िएगा, ठीक है। तो थर्ड फिर आगे फिर जो मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट में, वो पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो श्रीलंका में क्या हुआ कि पावर शेयरिंग नहीं हुआ। देन पावर शेयरिंग न होने की वजह से वहाँ पे सिविल वार हुए, हजारों की संख्या में लोग जो है इंजर्ड हुए, डेथ कर गए, रिफ्यूजी बने। श्रीलंका जो है सोशल लेवल, इकोनॉमिकल लेवल और कल्चरल लेवल पे काफ़ी बैक चला गया, काफ़ी पीछे चला गया। और वहाँ पे सिविल वार हुए, जो वहाँ पे तमिल थे उनके और जो सिंगल स्पीकिंग पीपल थे उनके बीच में हुआ, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई पावर शेयरिंग सही है, पावर शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब बेल्जियम में हुआ पावर शेयरिंग तो वहाँ पे कोई सिविल वार नहीं हुआ, और श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ तो वहाँ पे सिविल वार हुआ। तो हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है, फिर तो पावर शेयरिंग अच्छी बात है ना, पावर शेयरिंग होनी चाहिए। और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, आज जो डेमोक्रेसी है, उसमें एक ट्रू डेमोक्रेसी होने के लिए, किसी भी कंट्री को ट्रू डेमोक्रेसी होने के लिए पावर शेयरिंग एक इसेंशियल थिंग्स है, ठीक है। पावर शेयरिंग क्या है? एक इसेंशियल थिंग्स है। विदाउट पावर शेयरिंग यदि कोई कंट्री कहता है कि भाई हम भी डेमोक्रेटिक हैं, तो ठीक है भाई, आप डेमोक्रेटिक हो बट आप ट्रू डेमोक्रेसी नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाइना का एग्जाम्पल ले सकते हैं, श्रीलंका का एग्जाम्पल आपको बताइए। श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं थी भाई, वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। तो हम यहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी कौन सी है कंट्री जहाँ पे पावर शेयरिंग है। इंडिया में पावर शेयरिंग है, और इसलिए इंडिया को हम कहते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री। केवल ऐसी नकली नहीं, असली वाला, समझ रहा है, असली वाला है डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट था, आज देखो इसको फिनिश करना है। 3 लेक्चर बहुत होता है पढ़ाने के लिए, आपको बढ़िया समय पढ़ाया, बहुत जल्दीबाजी भी नहीं रही, तो एक्सप्लेन भी अच्छे से किए हैं।
तो 3 लेक्चर पर्याप्त है, आज तीसरा लेक्चर है, तीसरे में इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। और लास्ट है यह, लास्ट पॉइंट है, यह लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। क्या है? फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म हैं, ठीक है। तो इसमें 4-5 फॉर्म हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि पहला क्या है, ठीक है। पहला फॉर्म क्या है? फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आपको बता दें, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। बेसिकली अभी यहाँ पे दो पहला और दूसरा करेंगे तो हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, दोनों हैं। तो अभी हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल, आप मैथ में पढ़े हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होता है? बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और वर्टिकल लाइन क्या होता है? ऊपर से नीचे। अब हॉरिजॉन्टल लाइन, अब अगर जैसे यह लाइन आप खींचे तो यह कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। और आप यह अगर लाइन ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं तो क्या होता है? यह वर्टिकल लाइन होता है। तो हम किसकी तरह बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। किसकी? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। किसके? पावर के हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये देखिए, आपको ऐसे बनाया मैं, यह एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पे हमने रख दिया है किसको? लेजिस्लेचर को। यहाँ पे किसको रख दिया? एग्जीक्यूटिव को। और यहाँ पे किसको रख दिया है? जुडिशरी को, ठीक है। तीनों वर्ड जो हैं वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कोई नए वर्ड नहीं है, आपको पता है, आपने सुना है, पढ़ा भी है ना, पढ़ा भी है। 8th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़े हैं। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यही जो है यह पावर शेयरिंग में यह पहला फॉर्म पावर शेयरिंग का है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पावर का क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसमें पावर जो है हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3 ऑर्गन में, जिसे हम गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन के नाम से पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो यह है, और यह कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में यह होता है कि न तो कोई ऊपर है, न तो कोई नीचे है, न तो कोई उसके नीचे है, मतलब तीनों इक्वल हैं, तीनों में पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर ऐसे वर्टिकल हम करते, जैसे यह लाइन खींचा हमने, वर्टिकल खींचा, अगर यहाँ पे किसी को रखते हैं, यहाँ पे किसी को रखते हैं, यहाँ पे किसी को रखते, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे जो है, ठीक है, वह ऊपर है, मतलब इसके पास पावर सबसे अधिक है। यह उसके नीचे है, मतलब इसके ए नीचे है, मतलब इसके पास पावर कम है। और यहाँ पे अगर हम रखते तो यह सबसे नीचे है, मतलब इसके पास पावर सबसे कम है, समझ रहे ना। तो ये वर्टिकल में तो ऐसा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में हम यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, ना इसमें कोई ऊपर है ना कोई नीचे, हॉरिजॉन्टल है, तीनों के पास पावर इक्वल है, तीनों के पास पावर इक्वल है, तीनों के पास पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया, आपको यह पावर दिया गया है। अब जैसे लेजिस्लेटिव, ये लेजिस्लेटिव क्या है? हमारी जो पार्लियामेंट है वही लेजिस्लेटिव है, विधायिका जिसको हिंदी में कहते हैं, वो हो गया। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है, इसका अपना अलग काम है, इसका अपना राइट है, अपना पावर इसको दिया गया है। फिर तीसरा क्या है? जुडिशरी है, या तीसरा इसका अपना अलग काम है, इसका जो है अपना अलग जो है पावर दिया गया है। इसमें ऐसा हम नहीं कह सकते नहीं इसके पास पावर अधिक है, कि इसके पास पावर अधिक है, कि इसके पास पावर अधिक है, हम यार कह नहीं सकते हैं। तीनों को हॉरिजॉन्टल डिवाइड कर दिया गया पावर में। यहाँ पे पावर ना किसी के पास कम है, ना किसी के पास ज़्यादा है, बल्कि तीनों के अपने अपने काम हैं, तीनों अपने अपने काम करते हैं, ठीक है। तो यह जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, यह क्या इंश्योर करता है? यह इंश्योर करता है दैट नन ऑर्गन हैव अनलिमिटेड पावर। किसी भी ऑर्गन के पास, ये जो तीनों ऑर्गन हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यह जो तीनों ऑर्गन हैं, इन तीनों ऑर्गन के पास, ऑर्गन में से किसी के भी पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। और क्या है कि ईच ऑर्गन, तीनों ऑर्गन क्या करते हैं? चेक द अदर, या इसको या इसको या इसको या इसको या यह इसको और यह इसको, तीनों ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते हैं, और इससे क्या होता है? पावर का बैलेंस होता है, ठीक है। पावर का क्या होता है? बैलेंस। इसीलिए इस अरेंजमेंट को, कौन सा अरेंजमेंट? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यह जो अरेंजमेंट किया गया है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट किया गया है,
इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में पूछेगा भाई व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस क्या है? तो चेक एंड बैलेंस जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजेंटल किया गया है लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी में, वही क्या है? चेक एंड बैलेंस है। इसमें जो तीनों ऑर्गन हैं वह आपस में बैलेंस रखते हैं। किस चीज का? पावर का बैलेंस रखते हैं। कोई एक से अधिक पावर, किसी भी ऑर्गन के पास एक दूसरे ऑर्गन से अधिक पावर नहीं है, या हम कह सकते हैं अनलिमिटेड पावर नहीं है। और तीनों एक दूसरे को चेक भी करते हैं कि कोई अपना काम प्रॉपर वे में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि एक्सिक्यूटिव है जैसे, ठीक है, इसने जुडिशरी के लोगों को इलेक्ट किया, ठीक है, जुडिशरी को लोगों को बनाया, ठीक है। अब जुडिशरी का काम क्या है? जुडिशरी न्यायपालिका है, जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को इन्होंने इलेक्ट किया। अब सुप्रीम कोर्ट का जज इनको चेक करेगा, ठीक है, कि ये अपना प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जबकि यही जो है उनको जो है नॉमिनेट किए हैं सुप्रीम कोर्ट में जज को। अच्छा, जब एक बार जज नॉमिनेट हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जज बन गया, अब जज बन गया तो वह इंडिपेंडेंट हो गया। अब इंडिपेंडेंट हो गया का मतलब क्या कि अब जो है यह दो है, जो दोनों हैं वह किसी भी प्रकार का इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दे सकते हैं, इनके काम में कोई रुकावट नहीं डाल सकते हैं। तो इलेक्ट तो इन्होंने किया, अब एक या जुडिशरी करेगा, इनके काम को चेक करेगा कि प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, जज यहाँ पे इलेक्ट तो हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि वह कुछ भी कर देगा, नहीं। यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है, जो रूल रेगुलेशन लॉ बनाती है, या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, करती है, उसके पास पावर है। लेकिन जो यह करती है कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में करती है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मतलब जो जुडिशरी होती है, वह उसी रूल को फॉलो करते हुए काम करती है। इसलिए इस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को क्या कहते हैं हम लोग? सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तीनों एक दूसरे को चेक करती हैं, पावर तीनों आपस में बैलेंस रखते हैं। किसी के पास एक से दूसरे के पास या दूसरे से तीसरे के पास, किसी के पास हम नहीं कहेंगे कि अधिक पावर है या अनलिमिटेड पावर है, ठीक है। जैसे ही एक ऑर्गन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बाहर जाकर के बात करता है, या वह अलग तरीके से बात करता है या काम करता है, तुरंत दूसरा ऑर्गन जो है उसको कैप्चर करता है, तुरंत रोकता है, तुरंत टोकता है कि भाई यह गड़बड़ हो रहा है, समझ रहा है। तो तीनों ऑर्गन जो है एक दूसरे को चेक करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। आगे फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट, वर्टिकल डिवीजन। वर्टिकल डिवीजन ध्यान दीजिएगा, वर्टिकल बताए थे ऐसे, यह वर्टिकल लाइन हो गई आपकी। कैसी लाइन हो गई? यह वर्टिकल लाइन हो गई। तो यह वर्टिकल लाइन है, मैथ में पढ़ा आपने वर्टिकल लाइन, इसके पहले बताया हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो दूसरा जो पावर का डिवीजन है वह क्या है? वह वर्टिकल है, ठीक है। तो वर्टिकल है तो हमने यहाँ पे वैसे ही आपको बताया है, देखिए कि यह वर्टिकल लाइन आपको बना दिया, ठीक, वर्टिकल लाइन बना दिया। इस वर्टिकल लाइन में सबसे ऊपर कौन? यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे पोजीशन पे उसके नीचे क्या? प्रोविंशियल या रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट। तीसरे नंबर पे उसके नीचे कौन? लोअर गवर्नमेंट, लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या दो प्रकार का म्यूनिसिपैलिटी, और ये जो आपका लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, यह आपका कितना दो टाइप्स के यहाँ पे हो जाते हैं, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, ठीक है। खैर देखिए पहले स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो वर्टिकल डिवीजन, ये वर्टिकल लाइन है आपकी, ठीक है। वर्टिकल लाइन में फर्स्ट यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे देश में 3 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो इसका जो डिवीजन है वह ऊपर से नीचे है, वर्टिकल है। वर्टिकल में सबसे ऊपर कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे कौन? स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे कौन? लोकल गवर्नमेंट। तो यह वर्टिकल डिवीजन है जो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो
जो पावर का डिवीजन है यहाँ पे यह वर्टिकल है, ऊपर से नीचे की ओर है। तो फर्स्ट सबसे ऊपर कौन, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब इनके पास ज्यादा पावर है, ठीक है। दूसरा प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं, अलग अलग कंट्रीज हैं दुनिया भर में ना, तो कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं, कहीं रीजनल गवर्नमेंट भी कहते हैं। आमतौर पे बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे यूपी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, बिहार की गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट है। स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, और एक पूरे कंट्री की, पूरे इंडिया की एक गवर्नमेंट है जिसे हम इंडियन गवर्नमेंट कहते हैं, वह क्या है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। फिर अपना अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट हो गई। दूसरे सबसे नीचे में क्या है, लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, निचले स्तर पे लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। किस लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। और यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, यह भी दो टाइप्स की होती है, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, ठीक है। म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, यह कहां के लिए होती है, जो अर्बन एरिया है, और जो रूरल एरिया है वहां पे क्या होती है, पंचायत होती है, ठीक है। लोकल लेवल का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट हो गया कोई, जैसे वाराणसी डिस्ट्रिक्ट आप ले लीजिए, ठीक है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, या कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट लीजिए। तो ऐसा नहीं कि पूरा जो है अर्बन एरिया ही है, वो कुछ एरिया अर्बन है तो कुछ जो है रूरल एरिया है। तो अर्बन एरिया के लिए अलग और रूरल एरिया के लिए अलग गवर्नमेंट बना दिया गया लोकल लेवल में, ठीक है। ये लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसको लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अर्बन एरिया के लिए म्युनिसिपैलिटी हो गई और रूरल एरिया के लिए पंचायत हो गए, ठीक है। तो तीन टाइप्स के आपके गवर्नमेंट यहाँ पे हैं, जिनका डिवीजन जो है वह वर्टिकल डिवीजन है, ठीक है। इसको फिर से एक बार देख ही लीजिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना रहे जो बताए हैं, ठीक है। वैसे यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, जो लेक्चर देख रहे हैं, या थर्ड लेक्चर देख रहे हैं, ये फिलहाल अभी लाइव चल रहा है। ये जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड किया हुआ है, L1 एस्पायर ऐप आप डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है। उसमें यह आपका रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा रहेगा, ठीक है। पहला और दूसरा लेक्चर है, आपको पता ही है, तीसरा लेक्चर भी रिकॉर्डेड रहेगा। तो अब क्या करना कि इसको जब बाद में देखिएगा, और जरूर देखिएगा, ठीक है, तो चीजें ज्यादा क्लियर आ जाएंगी आपको। और क्या करना रहेगा आपको, करना यह रहेगा कि जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ना, ये इसके माध्यम से आप अपना एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी आपका हेल्पफुल होगा। क्योंकि आप बोर्ड के एग्जाम जब भी होंगे, आप जो है तब तक जो है पूरा चैप्टर पढ़ चुके होंगे, बल्कि केवल ये चैप्टर नहीं बल्कि पूरा सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री हो चाहे इंग्लिश हो मैथ हो, सब पढ़ चुके होंगे। और आपके बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना रहेगा एग्जाम में, पूरा का पूरा ये सेशन का पूरा सिलेबस। तो उस टाइम पीरियड में आप जो है सोचे कि पूरा डिटेल हम पढ़ें, तो वह आप डिटेल इतना जो है नहीं पढ़ सकते हैं उस टाइम पीरियड में, क्योंकि बर्डन बहुत अधिक रहता है। अभी आपके पास बर्डन नहीं है बहुत अधिक, अभी स्टार्टिंग है। तो आप इसको देख करके, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं, आप इसको एक देख करके इसमें कुछ और आपको समझने के लिए जोड़ना है, आप इसको ऐड करिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। हमें लगता है जितना मैं स्लाइड से आपको बना दे रहा हूं, ठीक है, उतना जो है जितना है आपका, ठीक है, उतना प्रॉपर जो है कौन भाई, कोई पूछ रहा है कि सर सिलेबस कम होगा क्या। देखिए अभी जो है सीबीएसई की तरफ से सिलेबस कम होगा कि नहीं होगा, उसका अभी कोई गाइडलाइन अभी नहीं आया है कि सिलेबस कम होगा कि क्या होगा। देखिए दो चीज़ें इसमें हैं, कोरोना जो या क्राइसिस है, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक कि सिलेबस कम किया जाएगा, ठीक है, यह हो सकता है, पॉसिबिलिटी है सिलेबस कम किया जाएगा। या सिलेबस कम नहीं किया जाता है तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन जो फरवरी या मार्च मंथ में होते थे, वह कम से कम फरवरी या मार्च में तो होंगे नहीं, वह जो है वह डिले होगा, वह सेशन आगे बढ़ेगा, वो ठीक है। तो या तो गवर्नमेंट सेशन आगे बढ़ाए, मतलब जो बोर्ड का एग्ज़ाम आपको फरवरी मार्च 2021 में देना है, वह आप जुलाई अगस्त में दें, ठीक है, 21 में, नेक्स्ट ईयर 21 में दे, ठीक है। या फिर सिलेबस कम हो, तो जैसा होगा, अभी सीबीएसई की तरफ से कोई गाइडलाइन आई नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ठीक है, इस मामले में, पढ़ाई के मामले में, कि आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, पढ़ने को मिल रहा है, और बिल्कुल वैसे मिल रहा है जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं, बाकी कुछ अलग है नहीं। बस यह है कि
अभी मैं क्लास में तो हूँ बट आप मेरे सामने नहीं हैं, आप अपने घरों बैठ करके पढ़ रहे हैं। अंतर बस इतना ही है, बाकी जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ आप पढ़े हैं, जान रहे हैं, वैसे ही क्लास में है, वैसे ही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस तरह की क्लासेस नहीं मिल पा रही है, उनकी पढ़ाई रुकी हुई है, स्कूल भी बंद हैं, स्कूल जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, स्कूल तो बंद है तो बच्चे जा नहीं सकते हैं, तो देखा जाएगा। और क्या कर रहे हैं आप कि सर स्लाइड डाउनलोड के लिए लिंक प्रोवाइड किया जाए। भाई थोड़ा मेहनत तो करिए ना, स्लाइड को ही आप डाउनलोड कर लेंगे, कुछ वीडियो देखिए दोबारा, इसीलिए तो किया गया है कि आप दोबारा देखिए इसको, सेकेंड टाइम आप घर पे देखिए, कल के डेट में देखिए, अभी 1 घंटे बाद आप देखिए इसको, ठीक है, रिवाइंड करके देखिए। और कुछ तो कापी पेन उठाइए, वीडियो देखिए, उसको पुश करिए, ठीक है, पुश करेंगे आएगा उसको, आप जो स्लाइड है उसको जो है कापी पेन ले करके बैठ करके करिए, या पढ़ते टाइम इस लाइव क्लास में भी आप कापी पेन लेकर के बैठेंगे तो ये स्लाइड्स के जो नोट्स है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा करिए, अब इतना नहीं कि दिन भर घर पे तो आराम ही कर रहे हैं तो स्लाइड को भी डाउनलोड कर लें, लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े। लिखने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस लॉकडाउन में अगर लिखने की प्रैक्टिस छूट जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लिखना तो है ही एग्जामिनेशन में, आज नहीं कल तो होना ही है ना, ऐसे लाइफ टाइम थोड़ा नहीं चलना है, आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, तो लिखने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसी जो हम लोग पढ़े हैं वर्टिकल डिवीजन वाले में, उसी वाले पार्ट का है कि बहुत सारे कंट्रीज हैं, यहाँ पे मैं कह मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज हैं, नो प्रोविंशियल आर स्टेट गवर्नमेंट। प्रोविंशियल स्टेट मैं बताऊं, प्रोविंशियल कहीं पे प्रोविंशियल या रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो बहुत सारे कंट्री हैं जहां पे कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, मतलब केवल पूरे कंट्री में क्या है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट है। मतलब जो पावर है हमारे यहाँ कंट्री में क्या है, पावर जो है वह 3 लेवल के गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया गया, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे कंट्री हैं जिन्होंने कि इसको डिवाइड नहीं किया, बल्कि पावर जो है सेंट्रलाइज रखा है। और वह क्या, सेंट्रलाइज का मतलब क्या कि केवल 1 लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी दूसरे लेवल या तीसरे लेवल की गवर्नमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो नहीं है तो उन कंट्रीज को हम पावर शेयरिंग के मामले में हम कहेंगे भाई आप ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर का डिवीजन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल होना भी जरूरी है। तो जिन कंट्रीज में नो प्रोविजनल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है वह ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री हम कहेंगे कि नहीं है। भारत में देखिए, भारत में क्या कंडीशन है कि यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, अभी आपको बताया इंडिया में है सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का हेड है, लोकल अथॉरिटी है, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, रूरल और अर्बन एरिया दोनों की अलग अलग है। तो डिफरेंट लेवल की यहाँ पे गवर्नमेंट है, इसलिए इंडिया क्या है, ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री है। और बिल्कुल 100% हम कहेंगे कि इसलिए इंडिया में क्या है, पावर शेयरिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, वर्टिकल भी किया गया, हॉरिजॉन्टल भी किया गया है, इसलिए इंडिया जो है एक क्या है, ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री है। तीसरी चीज जो यह वर्टिकल डिवीजन, ठीक है, वर्टिकल डिवीजन ये वाला देखें, इट इज फाउंड इन बेल्जियम, एग्जांपल बेल्जियम और श्रीलंका का, यह बेल्जियम में पाया गया बट नॉट इन श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका में नहीं है। बेल्जियम में आपने देखा कि 4 लेवल की बल्कि वहां पे गवर्नमेंट बनी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, एक स्टेट गवर्नमेंट बनी, एक जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, और वहां का कैपिटल जो था ब्रुसेल्स, उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट फॉर्म हुई। तो वहां पे तो पावर का वर्टिकल डिवीजन हुआ है, वहां पावर का डिवीजन हुआ है, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुआ था। श्रीलंका में सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसको स्टेट वाइज डिवाइड नहीं किया गया था, पावर शेयरिंग नहीं हुआ, पावर शेयरिंग नहीं हुआ था भाई, सीधी सी बात है, पावर शेयरिंग नहीं हुआ, इसलिए जो है वहां पे सिविल वार हुए थे, ठीक है। और ये जो डिवीजन है, वर्टिकल डिवीजन है, वर्टिकल डिवीजन जो पावर का है, इट इज नोन एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ध्यान दीजिएगा क्या कि पावर का जो वर्टिकल डिवीजन है उसी को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं।
ठीक है, उसी को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। इनको पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर क्या है? फेडरलिज्म है। तो फेडरलिज्म में हम लोग यही पढ़ेंगे क्या? पावर का वर्टिकल डिवीजन ही पढ़ेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि जो अभी आप फिर से यह वर्टिकल डिवीजन जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को ही क्या कहा गया है? इसी को क्या कहा गया है? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहा गया है। और इस फेडरल डिवीजन ऑफ पावर को जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, उसमें और भी डिटेल्स में पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आई? नेक्स्ट आते हैं तीसरा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट ध्यान दीजिएगा, पढ़ा चुके हैं। जब बेल्जियम का एग्जाम्पल बता रहे थे तो उसमें बताया था कि बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी फॉर्म की गई थी। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है? पावर इज शेयर्ड इन डिफरेंट सोशल ग्रुप। पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, किस बिहाफ पर? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। ठीक है, जो सोसाइटी में, जैसे एग्जांपल यहाँ पे बेल्जियम का देखिए, बेल्जियम में जो दोनों ग्रुप थे, डच और फ्रेंच, वो लिंग्विस्टिक ग्रुप थे। तो लिंग्विस्टिक बिहाफ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है ना। या दूसरे कंट्रीज में रिलीजियस बेस्ड, तो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप के आधार पर कम्युनिटी गवर्नमेंट में पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट सोशल ग्रुप में। ठीक है, बेल्जियम इसका एक कम्युनिटी गवर्नमेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, ध्यान देना, पहले भी बता चुके हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट और हमारे यहाँ जो लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वह दूसरे तरीके का है, वहाँ पे केवल रिलीजियस या लिंग्विस्टिक बिहाफ पर वह नहीं होता है। लेकिन कुछ कंट्रीज जहाँ पे रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या कल्चरल ग्रुप होते हैं और उसमें कन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बना करके उनको उनके राइट्स दे दिए जाते हैं, उनके पावर दिए जाते हैं। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट का बेल्जियम एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, कि आप बताइए कि भाई कम्युनिटी गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल, कम्युनिटी गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल आपका बेल्जियम है। आप इसको याद रखिएगा, पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने के पीछे का देखिए मेन एम क्या होता है, या ठीक है इसका यूज कैसे करते हैं। तो लिखे हैं पॉइंट्स, क्या लिखा हुआ है कि इट इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी ए फेयर शेयर इन पावर। माइनॉरिटी कम्युनिटीज को ए फेयर शेयर इन पावर। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है इसका यूज क्या है कि इसके यूज करने से, गवर्नमेंट बनाने से, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने से क्या होता है, इससे जो सोसाइटी में या किसी कंट्री में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनका जो है एक फेयर शेयर, पावर में एक फेयर शेयर होता है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, या माइनॉरिटी कम्युनिटी का मतलब जैसे कि कुछ लोग हैं, माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर, जैसे भारत में जब हम जैसे ही माइनॉरिटी की बात करते हैं तो रिलीजियस वे पे लोग समझने लगते हैं। बट माइनॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि कम संख्या में, अल्पसंख्यक। वह अल्पसंख्यक लिंग्विस्टिक बेस पे भी हो सकते हैं, रिलीजियस बेस्ड पे भी हो सकते हैं, कल्चरल बेस पे भी हो सकते हैं, या तमाम और भी ग्रुप हैं, सोशल ग्रुप, उस ग्रुप के बिहाफ पर भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हो सकती है। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनका भी पावर में शेयर उनको मिले, तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाना। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने से जो है, जो माइनॉरिटी होती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, पावर जो है उनका भी एक फेयर शेयर इन पावर, एक अच्छा जो है पावर में उनकी भी शेयरिंग होती है। इसका एग्जाम्पल भी बेल्जियम का एग्जाम्पल ले लीजिए। बेल्जियम का एग्जाम्पल में क्या है कि जो 1% जर्मन थे, ठीक है, जब कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी तो जो 1% जर्मन थे उनकी खुद की भी गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट उनकी भी बनती है, और इस तरह से उनको भी पावर शेयरिंग मिलती है। ठीक है, बात समझ में आई? सर ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट थी,
या नहीं, ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं थी, ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट ही अलग गवर्नमेंट थी। वो जस्ट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट से उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि जब बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर ऑफ मिनिस्टर हाफ ऑफ किए गए थे। ब्रुसेल्स जो थी वहाँ भी जब गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो वहाँ भी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हाफ ऑफ किए गए, बट वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट एक अलग टाइप से गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, लोकल लेवल पर ही फॉर्म हुई थी, बट वह इस तरह से हुई थी कि जो वहाँ पे डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग हैं, और बेसिकली जो 1% जर्मन लोग हैं, पावर में शेयरिंग उनकी भी हो, उनके लिए भी हुई थी। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, कोलाइजेशन गवर्नमेंट। ठीक है, गठबंधन सरकार। ठीक है, गठबंधन सरकार। ठीक है, तो ये देखिए, ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको बाद में, अभी तो नहीं, अभी तो मैं जो बता रहा हूँ पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, जर्मन का गवर्नमेंट बना तो वो कैसे हेल्प करती थी जर्मन को। हाँ, जब जर्मन का भी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट जब जर्मन्स लोगों की बनी ना, तो हुआ क्या कि अब जब जर्मन्स की गवर्नमेंट बनी तो वहाँ पे जर्मन लोगों के ही अकॉर्डिंग जर्मन की गवर्नमेंट बनी, तो जर्मन के वेलफेयर के लिए काम करेगी, सीधी सी बात है। कोलाइजेशन गवर्नमेंट में भी यही चीज़ है। देखिए, जिस कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनती है ना, वो गवर्नमेंट उन कम्युनिटी के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। समझ रहे हैं? जिस कम्युनिटी की, चाहे वह लिंग्विस्टिक बेस पे हो, रिलीजियस बेस पे हो या अदर बेस पे, जो गवर्नमेंट बनी, जिनकी गवर्नमेंट बनी, जैसे जर्मन्स की गवर्नमेंट बनी, तो जर्मन की गवर्नमेंट बनी तो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जर्मन्स हैं। अब वो जर्मन्स है तो जर्मन पीपल के लिए ही काम करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, तो यह डेमोक्रेसी में ज़्यादा अच्छा है ना। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ये है कि जो एमएलए या एमपी होते हैं वह एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिस एरिया से वह इलेक्ट होकर के असेंबली में या पार्लियामेंट में जा रहे हैं, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए वह व्यक्ति सोचता है, काम करता है। ठीक है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट को हेल्प करती थी, बिल्कुल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे यार कौन है, अमन जायसवाल, जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट है तो क्या लोकल गवर्नमेंट नहीं है? वाराणसी की अपनी लोकल गवर्नमेंट नहीं है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे हेल्प नहीं मिलता है? बिल्कुल हेल्प मिलता है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे वाराणसी में लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ पे मान लीजिए कि बाढ़ आ जाए, ठीक है, तो फ्लड आने की वजह से यहाँ पे क्राइसिस होगा। ठीक है, तो जब क्राइसिस हो रहे हैं फ्लड आने से, बाढ़ आने की वजह से, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ के लिए कुछ जो है राहत पैकेज नहीं देगा? लोगों के हेल्प के लिए, इनके सेफ्टी के लिए वह हेल्प नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। चाहे वह इंडिया हो, चाहे आप यहाँ पढ़ रहे हैं कहाँ, बेल्जियम का पढ़ रहे हैं, तो बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट को हेल्प करती थी। ठीक है, यहाँ पे कोलाइजेशन गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि इन डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड एमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, ठीक है, और उनके डिफरेंट आइडियोलॉजी होती हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, डिफरेंट उनकी आइडियोलॉजी होती है, और डिफरेंट लेवल के जो ग्रुप होते हैं लोगों के, उनके बीच जो है उनकी जो है जान पहचान होती है। ठीक है, और यही जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश में है वही गवर्नमेंट बनाती है। ध्यान दीजिएगा, भारत में जो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, कौन फॉर्म करता है? पॉलिटिकल पार्टी ही करती है। चाहे बीजेपी हो, बीजेपी गवर्नमेंट, हम कहें भाई बीजेपी क्या कहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है, मतलब बीजेपी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी है। तो पॉलिटिकल पार्टियां ही हमारे कंट्रीज में क्या करती हैं? गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। जैसे हम कहें कि आप महाराष्ट्र में देखिए, तो महाराष्ट्र में शिवसेना है, कांग्रेस है, एनसीपी है, तीनों ने कोलाइड होकर के, तीनों ने मिल करके वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म किया है। अलग अलग स्टेट में, बिहार में देखिए अलग टाइप से स्टेट है, कुछ स्टेट यूपी में है बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी ही गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कभी कभी होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे हमें लग रहा है कि इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, कि समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू
constant election. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. पावर की शेयरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोलाइजेशन गवर्नमेंट या अलायंस बना करके जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसमें पावर की शेयरिंग कैसे होती है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे यही कि जो सर पॉलिटिकल पार्टी को फंड कौन करता है? भाई हम ही लोग करते हैं ना। पॉलिटिकल पार्टी, आप क्लास 10th में पॉलिटिकल पार्टी एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इनको फंडिंग कौन करता है? इस देश की जनता ही करती है। ठीक है, जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वह करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर और एक्टिव मेंबर होते हैं वह लोग देते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, हम कहते हैं चंदा देते हैं वो। ठीक है, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां कंपेनिंग भी करती हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, बिजनेसमैन हैं, वह उनको फंडिंग करते हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि उनके पास पहले से ऑलरेडी पैसा होता है। चुनाव लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों के कामकाज के लिए फंडिंग जो है इस देश के लोग ही करते हैं। ठीक है, जो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसको फंडिंग करता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के आधार पे आप देख लीजिए कोलाइजेशन गवर्नमेंट या अलायंस बना करके गवर्नमेंट जो है वह कैसे बनती है। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएं, हम आपको ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, ये सब आप नोट्स बनाने के लिए कर लीजिएगा। ये डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप है, यह भी आपको पढ़ना है, ये सब छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब जो है ये अभी आपको बता देते हैं, आप ये ब्लैंक पे लीजिए। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ कि 1984 के इलेक्शन के बाद 19 नहीं, आपका हो जाएगा 1914 के जनरल इलेक्शन जो लोकसभा के हुए थे। ठीक है, सर इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों करती है? जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वह फंडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें उनको ये रहता है, चूंकि इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको पास बहुत पैसे हैं, वह कुछ दे देंगे तो कम नहीं होगा। दूसरे जो फंडिंग वह पॉलिटिकल पार्टियों को करते हैं। अगर पॉलिटिकल उनको ये रहता है कि पॉलिटिकल पार्टी यदि गवर्नमेंट बनाती है, जो पॉलिटिकल पार्टी जिसको उन्होंने फंडिंग किया है वह स्टेट में या सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाती है तो उनके वेलफेयर के लिए काम करेगी। या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वह फंडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो गवर्नमेंट है उनके जो बिजनेस है या जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो है वह अच्छे काम करेगी, या जो रूल रेगुलेशन बनाएगी वह इकोनॉमिकली जो रूल रेगुलेशन बनाएगी वह उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सबके देखिए अपने लालच होते हैं। ठीक है, कि अगर हम 10 रुपया किसी को दे रहे हैं तो हमें उम्मीद रहेगी भाई वहाँ से भी हमें कुछ मिलने वाला है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब यह समझिए इसको, नहीं तो लेट हो जाएगा बहुत अधिक। 1984 से 2014 के बीच में, इतने टाइम पीरियड में जो भी जनरल इलेक्शन हुए लोकसभा के, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अकेले मेजॉरिटी में नहीं आई, और अकेले दम पर कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी जो है वह गवर्नमेंट नहीं बना पाई। बल्कि इतने के बीच में जितनी भी सरकारें बनी, गवर्नमेंट बनी, वह अलायंस बना करके उन्होंने किया। अलायंस मतलब 2 से अधिक पार्टियों ने मिल करके सरकार बनाई। अच्छा, ये 2 से अधिक पार्टी जब सरकार बनाई तो यह इलेक्शन से पहले या तो अपना अलायंस बना लेती है या इलेक्शन तक देखती हैं, और उसके बाद जैसा उनको वोटिंग शेयर या जो लोकसभा में जो सीटें होती हैं, नंबर होते हैं, जितनी मिलती है उसके आधार पे जो है अपना अलायंस बनाती है। तो दोनों तरह से अलायंस बना सकती है, इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद भी अपना अलायंस बना करके गवर्नमेंट बनाती है। ये किस कंडीशन में होता है? जब लोकसभा में किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है। ध्यान दीजिएगा, मेजॉरिटी नहीं मिलती है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 हैं। ठीक है, तो 543 है, तो लोकसभा में की 543 में से कितनी सीटें चाहिए कि कोई गवर्नमेंट बना सके, कोई पॉलिटिकल पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बना सके? कितनी सीटें चाहिए? हाफ, आधे से अधिक। अब देखिए मिनिमम आधे से अधिक, तो आधे से अधिक आप इसका देखेंगे 543 का आधे से अधिक कितना हो जाएगा? 272। यह आधे से अधिक हो गया। तो अगर लोकसभा में कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर 272
उस पार्टी की सीटें लोकसभा के इलेक्शन में वह विन करके आती है, देन वह गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है सिंगल पार्टी। लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो कोई 10 सीटें विन करती हैं, कोई बहुत अधिक उससे ज़्यादा करती हैं, कोई 15 किया, कोई 100 करता है, कोई 200 किया, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि कोई एक ही पार्टी को इतनी या इससे अधिक सीटें नहीं मिल पाती हैं, तो बढ़ जाता है, किसी को 100 मिला, किसी को 50, किसी को 25। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कई पार्टियां आपस में मिल जाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि किसी पार्टी को 100 मिला, ठीक है, 100 मिला, किसी पार्टी को कितना मिला, 50 मिला, किसी पार्टी को 45 मिला, किसी पार्टी को 105 मिला, ठीक है, समझ रहे हैं, अलग अलग, किसी एक को लेकिन इतना नहीं मिला। अब क्या करेंगे, ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। ये अपनी इनकी आइडियोलॉजी देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां, यह अलग, यह अलग, यह अलग है, यह अलग है, सब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अलग अलग जगहों से आ रही हैं। कोई यूपी की पार्टी है, कोई महाराष्ट्र की पार्टी है, कोई उड़ीसा की पार्टी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां एक नेशनल पार्टी होती है, एक स्टेट लेवल की पार्टी होती है, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अलग अलग इनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन ये सब मिल गए। अब मिल गए तो इन्होंने क्या किया, यह जो नंबर मैजिक नंबर है 272 गवर्नमेंट बनाने का, वह इन्होंने बना लिया। अभी तो आपको एग्जांपल दिए हैं, 4 कब दिए हैं कि 100, 5, 45, 50, 100। कई बार ऐसा भी हुआ कि मोर देन 20 पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर के अलायंस बनाया और अलायंस बना करके गवर्नमेंट उन्होंने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तुम तो 4 का ही दिया, वैसे ही आप इससे ज्यादा भी होते हैं, ठीक है, ज्यादा भी, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि नहीं इतने से अधिक पॉलिटिकल पार्टियां अलायंस नहीं, जितनी भी 100 पॉलिटिकल पार्टी हैं, 100 मिलकर के अपना अलायंस बना करके गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहें कर सकती हैं। यह मैजिक नंबर मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। तो यह मैजिक नंबर जो है वह 1984 के इलेक्शन जब हुआ था, इंदिरा गांधी के डेथ के बाद इलेक्शन हुआ था और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे, जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस को लार्जेस्ट सिंगल पार्टी थी, जिसको मोर देन 50% सीटें जो है लोकसभा में मिली थी। बीच के टाइम पीरियड में चाहे जो भी रहा हो, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हुए, पीवी नरसिम्हा राव हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी, कोई भी जब प्राइम मिनिस्टर बना उस लंबे पीरियड में कोई 272 जो है वह किसी एक पार्टी ने विन नहीं किया। बाद में लास्टली जो है 2014 का इलेक्शन हुआ, जिसमें आप लोगों को पता है जो प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट टाइम में है नरेंद्र मोदी, भाजपा के कैंडिडेट, बीजेपी ने जो है 2014 के इलेक्शन में अकेले दम पर जो है 272 से अधिक सीटें जीत करके जो है वह गवर्नमेंट बनाया था, ठीक है। तो इसमें तो ये सब चीजें हुई। अब ये देखिए, यहाँ जो पावर शेयरिंग की बात करें कैसे होता है, देखिए यह मान लीजिए यह पार्टी है, यह है, यह है, यह 4 ही है, 4 अलग अलग आइडियोलॉजी है और चारों जो है अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर मनमोहन सिंह किसके साथ अलायंस बनाए 2004 में? बहुत सारी रीजनल पार्टियां थी, छोटी छोटी पार्टियां थी, ठीक है। अभी क्या लिखे हैं, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में अलायंस की पार्टी है, कोई सिंगल पार्टी नहीं है जिसको कि मेजोरिटी मिली हो। महाराष्ट्र की महाराष्ट्र असेंबली की आधे से अधिक सीटें कोई एक नहीं जीत पाया, ना तो बीजेपी, ना तो एनसीपी, ना तो शिवसेना, ना तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसलिए वहां पर क्या हुआ कि एनसीपी, शिवसेना और इंडियन नेशनल कांग्रेस तीनों ने अपना अलायंस बना करके गवर्नमेंट बनाया हुआ है, ठीक है। और मनमोहन सिंह किसके साथ अलायंस बनाए थे? तो मनमोहन सिंह 2004 में इलेक्शन में जो है कई कांग्रेस चूंकि लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है, बीजेपी नहीं बना पाई, कांग्रेस ने दूसरे तमाम रीजनल पार्टियां थी, साउथ की भी कुछ पार्टियां थी, उनके साथ मिल करके जो है तृणमूल कांग्रेस और तमाम ऐसे बहुत सारी पार्टियां थी, कितने का नाम गिनाएंगे आपको, ठीक है। खैर इस पे कभी डिस्कस कर लेंगे, अभी पढ़ना है इसमें ना, पॉलिटिकल पार्टियों में पढ़ना है, ठीक है, तो उसको बता दिया जाएगा कि कितने लोगों के साथ, ठीक है। तो कई लोगों के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी बनाई। इसमें यह है कि कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कई तरह की आइडियोलॉजी हैं, अलग अलग हैं, और ये जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है वह अलग अलग जगहों के अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है,
समझ रहे हैं? कोई उड़ीसा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो कोई तमिलनाडु को कर रहा है, कर्नाटक को कर रहा है। तो सब जगह का कल्चर भी तो अलग अलग है ना, उड़ीसा का अलग है तो तमिलनाडु का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। तो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके साथ मिल करके जब सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाते हैं, सेंट्रल में जब गवर्नमेंट बन रही है स्टेट लेवल की पार्टी, तो उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल में हो रहा है, वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में हो रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों की आइडियोलॉजी जो है वह भी पावर में शेयर हो रहा है, और जो रिप्रेजेंटेटिव है वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट में वह शामिल हो गए ना। अभी तक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें, तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि शिवसेना का एग्जाम्पल ले लीजिए, या INC का इंडियन नेशनल कांग्रेस का एग्जाम्पल ले लीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस महाराष्ट्र की पार्टी है, ठीक है। अगर वह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के अलायंस बनाए, ठीक है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है तो बीजेपी के साथ मिल करके अलायंस बना करके सेंट्रल में गवर्नमेंट बनाए, तो महाराष्ट्र के लोगों का रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट कहां से होगा, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पावर का जो है क्या हो जाता है, वह शेयरिंग होती है, ठीक है। तो ठीक है, हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। बाकी आप ये चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो आपको कोलाइजेशन गवर्नमेंट्स के लिए ये जो मैं लिखा हूँ, ये आपको नोट्स बनाने के लिए, बाकी जो चीज़ें हैं कि अलायंस बना करके वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, कोलाइजेशन गवर्नमेंट बनाती हैं, और इस तरह से जो है पावर का उनका शेयरिंग होता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में पावर का शेयरिंग होता है, ठीक है। एक लास्ट है डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। डिफरेंट इन ए डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप लाइक ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर। ये तमाम लोग होते हैं जिनका अपना यूनियन होता है, अपना एक ग्रुप होता है, ठीक है। और ये अपना यूनियन बना करके, अपना ग्रुप बना करके, ठीक है, या गवर्नमेंट, दूसरा पॉइंट आपका है कि दे पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंटल कमिटी और इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यह लाइन ध्यान दीजिएगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए, जो डेमोक्रेसी में बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। ट्रेडर्स, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, यहाँ पे ग्रुप बनाने का मतलब वो अपना यूनियन बनाते हैं ना। बिजनेसमैन, इनका अपना एक यूनियन है। इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका यूनियन है। फार्मर है, उनका यूनियन है। इंडस्ट्रियल वर्कर है, उनका यूनियन है। और बड़े में देखना है, जैसे ऑटो चलाने वाले हैं, उनका अपना यूनियन है, ठीक है। बस ड्राइवर जो है उनका अपना यूनियन है, ठीक है। टीचर्स का अपना यूनियन है, जो गवर्नमेंट के टीचर है उनका अपना एक अलग यूनियन है। तो इस तरह से ये लोग यूनियन बनाए हुए हैं, ठीक है। होता क्या है कि जब गवर्नमेंट काम करती है, डेमोक्रेसी में करती है, तो होता है कि बहुत सारे तो अच्छे काम करती है, ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है कि किसी भी ग्रुप के साथ, जैसे यहाँ पे है कुछ और एग्जांपल आपको बताएं, अगर उस ग्रुप के साथ अगर लगता है कि उस ग्रुप के वेलफेयर का काम नहीं हो रहा है, तो वह ग्रुप जो है वह गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकता है, और प्रेशराइज करके अपने वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट से काम करवा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, प्रेशराइज करने के लिए क्या है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को एक प्रेशर ग्रुप बना करके, इनको प्रेशर ग्रुप भी कहेंगे हम लोग, कि प्रेशर ग्रुप बना करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके अपने वेलफेयर के लिए वो काम करवा सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है कि जो प्रेशर ग्रुप है कैसे काम करेंगे, नॉन वायलेंस वे में काम करेंगे, स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्राइक करने की गवर्नमेंट परमिशन डेमोक्रेसी में देती है, ठीक है। अपना कोई मूवमेंट चला करके कर सकते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं, अपनी जो मांग है उसको गवर्नमेंट से मनवा सकते हैं। गवर्नमेंट का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, गवर्नमेंट का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि ऑटो वाले हैं, ऑटो चलाते थे, ठीक है। अभी क्या किया, गवर्नमेंट ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, लेकिन ऑटो वाला को बोला भाई आपको ऑटो का किराया नहीं बढ़ाना है, तो कैसे काम चलेगा। पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है तो जाहिर सी बात है ऑटो के किराए भी बढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट का ये कर दी, पेट्रोल के दाम तो बढ़ा दिया लेकिन ऑटो का किराया नहीं बढ़ाने दे रहा है, तो अब ऑटो वाले क्या करेंगे, वह गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर, अपना उनका यूनियन एक है, उस यूनियन के द्वारा गवर्नमेंट के जो डिसीजन लिया गया है उसको प्रेशराइज करेंगे, ठीक है, दबाव डालेंगे। किस लिए,
अपने ऑटो का किराया बढ़ाने के लिए। तो जब ये यूनियन 1-2 करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, यूनियन के द्वारा करते हैं तो यह जो है गवर्नमेंट प्रेशराइज होकर के उनकी बातों को मान भी लेती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये लोग भी अपने पावर का शेयरिंग करते हैं, करवाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो एक तरीका यह भी है। और ये जो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप है, ये आपके एक पूरा एक चैप्टर था सीबीएसई में, आपके एनसीईआरटी में है भी, लेकिन बाद में सीबीएसई ने उसको हटा दिया। तो इसको विशेष कुछ नहीं, इतने ही तक पढ़ना है। पूरा एक चैप्टर रहता तो और डिटेल पढ़ना होता, पूरा चैप्टर ही पढ़ना होता, लेकिन अभी केवल इतना ही इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो यह पावर शेयरिंग आपका जो है चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। इसमें जो कोई डाउट है आप ऐप के द्वारा, जैसे अभी लाइव तो कुछ डाउट पूछ रहे हैं, लेकिन लाइव वाले में क्या है कि जहाँ तक पॉसिबल होगा बताऊंगा, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल होगा वह मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर भी छूट जाएंगी। आपको क्लास करने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो ऐप में डाउट क्लियरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके थ्रू जो है आप अपने क्वेश्चन पुटअप करिए, यथासंभव जो भी होगा, जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी आपके डाउट का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, फिर नेक्स्ट दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।